वेलकम टू राजन शेयर फंड। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम देखेंगे माइल्ड स्टील के लिए, टॉर्च स्टील के लिए और ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो ये जो डायग्राम बना है ये माइल्ड स्टील के लिए है। माइल्ड स्टील मतलब ये डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो टूटने से पहले काफी मात्रा में इलॉन्गेशन देता है, उसको हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। तो देखिए शुरुआत में क्या होगा कि स्ट्रेस जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। तो एक लिमिट तक ये जो लाइन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। जहां तक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन रहेगा उसको बोलेंगे हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसको बोला जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद ये जो कर्व है वो हल्का हल्का कर्वेचर आ जाता है, हल्का कर्वेचर आ जाता है यहां पर, ठीक है। तो ये है इलास्टिक लिमिट। ये क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट जो है स्ट्रेस का वह मैक्सिमम वैल्यू है जिस पर हम स्ट्रेस लगा के अगर छोड़ दे तो मटेरियल अपने पुराने अवस्था में पूरी तरीके से आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब यील्ड स्ट्रेन जो है कायदे से दो तरीके का यील्ड स्ट्रेन होता है, एक अपर होता है एक लोअर होता है। हम जो यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं वो सही मायने में लोअर यील्ड स्ट्रेस है, और लोअर यील्ड स्ट्रेस को ही हम यील्ड स्ट्रेस लेते हैं। ये क्या है, लोअर यील्ड स्ट्रेस। अब लोअर को हम लोअर यील्ड स्ट्रेस को ही लेते हैं, अपर को क्यों नहीं, क्योंकि लोअर यील्ड स्ट्रेस जो है ज्यादा रिलायबल है। ज्यादा रिलायबल का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे सैंपल लिए जाए तो लोअर यील्ड स्ट्रेस और अपर यील्ड स्ट्रेस निकाला जाए तो अपर यील्ड स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो लोअर के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसका मतलब एक सैंपल को देख के दूसरे सैंपल के बारे में हम जब यील्ड स्ट्रेस के बारे में बताएंगे तो जितना करीब हम बता पाएंगे लोअर के बारे में उतना करीब हम अपर के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए हम जो यील्ड स्ट्रेस लेते हैं और खाली यील्ड स्ट्रेस बोला है मतलब वो लोअर यील्ड स्ट्रेस होता है। ये क्या होता है, रिलायबल होता है एज कंपेयर टू अपर यील्ड स्ट्रेस। तो या जहां तक इलास्टिक लिमिट है, जहां तक इलास्टिक लिमिट है, इस पूरे रेंज को इलास्टिक जोन बोला जाता है। इसको बोला जाता है इलास्टिक जोन, इलास्टिक जोन। अब यहां भले डायग्राम में दोनों में काफी अंतर दिखाया गया है, लेकिन ये दोनों पॉइंट इतने करीब होते हैं कि उसको डिफरेंशिएट कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो यील्ड स्ट्रेस का मतलब यह है कि जिसके बाद बॉडी का परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू हो जाए। क्यों, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक तो हम स्ट्रेस लगाएंगे, उसके बाद इसको हटा देंगे अगर स्ट्रेस को, तो बॉडी जो है अपने पुराने अवस्था में फिर से आ जाएगा। तो यील्ड स्ट्रेस का मतलब है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन कॉज करने के लिए कितना मिनिमम स्ट्रेस की जरूरत है उसको हम यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे। मतलब यील्ड स्ट्रेस के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन ये अल्टीमेट स्ट्रेन तक चलते रहेंगे। परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है अल्टीमेट स्ट्रेन तक चलते रहेगा। तो ये जोन है उसको स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोलते हैं या फिर प्लास्टिक जोन बोलते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन या फिर प्लास्टिक जोन। यहां पर बॉडी का परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा और प्लास्टिक जोन जिस बॉडी का जितना ज्यादा होगा वो बॉडी उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा। मतलब टूटने से पहले परमानेंट इलॉन्गेशन कितना ज्यादा दे रहा है, तो जिसका प्लास्टिक जोन या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग जोन ज्यादा होगा वो मटेरियल ज्यादा डक्टाइल होगा। तो जब हम डक्टिलिटी को कम करेंगे, डक्टिलिटी अगर कम होते जाएगा मटेरियल का तो धीरे धीरे ये जोन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये बिल्कुल देखेंगे टॉर स्टील के केस में। क्यों, क्योंकि टॉर स्टील का डक्टिलिटी माइल्ड स्टील के मुकाबले काफी कम होता है। कारण कार्बन कंटेंट। अगर कार्बन कंटेंट बढ़ा दिया जाए तो डक्टिलिटी कम हो जाता है और टफनेस बढ़ जाता है। तो कार्बन कंटेंट को हम कौन से केस में, टॉर स्टील के केस में बढ़ा देंगे तो टॉर स्टील में क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो प्लास्टिक जोन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इसका जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है वो रेंज कम हो जाएगा, प्लास्टिक जोन कम हो जाएगा, डक्टिलिटी कम हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो कार्बन कंटेंट बढ़ाने से अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन डक्टिलिटी या फिर प्लास्टिक जोन दोनों ही घटता है। अब ये जो है, ये जो शेप बना है ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाता है। क्यों जाता है सुनिए, कि
पहले पूरा सब समझ में आ रहा था, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। लेकिन जब बात आती है अल्टीमेट स्ट्रेन के बाद, मतलब जितना मैक्सिमम लोड ले सकता था बॉडी, जितना मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता था बॉडी, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, तो जितना मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता था वो तो ले लिया है। तो उसके बाद आप स्ट्रेस को कम करेंगे, फिर भी इलॉन्गेशन कैसे दिया? स्ट्रेस को कम करने के बाद भी इलॉन्गेशन कैसे दिया? यहां बोला है नेकिंग। तो ये जो इलॉन्गेशन आया है, बॉडी जिस समय फेल हो रहा है उस समय इलॉन्गेशन आया है। तो ये जो जोन है उसमें बॉडी फेल हो रहा है, ये क्या है? ड्यूरिंग फेलियर। फेलियर के दौरान जो इलॉन्गेशन आया है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है, अचानक से नहीं टूटेगा। तो होगा क्या, ये जो मटेरियल है मान लीजिए इतना पतला हो चुका है खींचने के बाद, अब इसको कहीं से पीक पॉइंट मिलेगा जहां से टूटना चाहता है। तो टूटना चाहता है तो वहां से वो पतला होना चालू होगा, तो टूट तो रहा है लेकिन टूटते टूटते इलॉन्गेशन दिया, जहां पर अब फेलियर पॉइंट आ गया, मतलब उसको वो जगह मिल गया जहां से उसको टूटना है। अब टूटना है तो जगह अचानक से दो भागों में नहीं बटेगा, वो जगह पहले पतला होगा। तो जिस समय टूट रहा होगा, जिस समय वो जगह पतला हो रहा होगा, उसी को बोलते हैं नेकिंग फॉर्मेशन। मतलब ये कुछ ऐसे एक जगह से पतला होकर टूटेगा, इसको बोला जाता है नेक या फिर नेकिंग। तो जिस समय नेकिंग फॉर्मेशन हो रहा है उस समय बॉडी टूट ही रहा है, टूटते टूटते जो इलॉन्गेशन दे, जब बॉडी टूटना स्टार्ट हो चुका है, सडन नहीं टूटा है, सडन फेलियर नहीं हुआ है, तो बॉडी टूटते टूटते जो इलॉन्गेशन दिया है वही क्या है, इस जगह पर आया है। तो उस समय जिस समय बॉडी टूट रहा है, स्ट्रेस को पहले थोड़ा कम कर दीजिए, फिर भी वो टूट के रहेगा। तो टूटते टूटते जो इलॉन्गेशन दिया है वही है नेकिंग। फाइनली इस पार्ट में जाकर, इस जगह पर जाकर बॉडी जो है दो अलग अलग पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ब्रेकिंग पॉइंट या फिर फ्रैक्चर। तो ये था पूरा किसका, माइल्ड स्टील का या डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेकिन ये जो है ये नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ये क्या है, नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक होता है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दोनों में अंतर क्या है कि जब हम स्ट्रेस निकाले हैं पूरे प्रोसेस के दौरान, उस समय जब हम फोर्स बाय एरिया किए, हम स्ट्रेस लगा नहीं सकते, हम लगा सकते हैं फोर्स। तो स्ट्रेस बॉडी जनरेट करता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे। तो इस पूरे डायग्राम में जब हम एरिया कंसीडर किए हैं, तो यहां पर जो एरिया कंसीडर हुआ है इस वाले पोर्शन में, वो क्या है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया है। इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो शुरू में बॉडी का जो मटेरियल का या सैंपल का एरिया था वही एरिया लिया गया। लेकिन जैसे जैसे इसमें इलॉन्गेशन आएगा उसका एरिया कम होते जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया गया है, इसलिए इसको नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब ये होता कि हर पॉइंट पर आप एरिया को वो एरिया लेते जो उसका एक्चुअल एरिया है। जैसे इलॉन्गेशन होगा, एरिया कम हुआ, तो उस एरिया के बेसिस पर अगर स्ट्रेस कैलकुलेट किया गया होता तब उसको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। लेकिन हर पॉइंट पर एरिया को अलग अलग लेना संभव नहीं हो पाता, इसलिए पढ़ते हम नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेकिन अगर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता तो उसका सेप कुछ यहां से ऐसे चले जाता, ऐसा कुछ चले जाता हो अगर ये एक्चुअल एरिया कंसीडर किए गए होते। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये था माइल्ड स्टील के बारे में, जिसके पास इसका स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट था और ये इतना ये इलॉन्गेशन दिया। लेकिन इसी के जगह अगर होता टॉर स्टील, तो उसका देखिए ये है टॉर स्टील का। टॉर स्टील का मतलब कार्बन कंटेंट ज्यादा है, और कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो अल्टीमेट तो बढ़ गया। ये जो अल्टीमेट है, ये जिसको वहां पर यू से दिखाए थे, इसका वैल्यू पिछले वाले के यू से ज्यादा है। लेकिन समस्या ये है कि इसका देखो प्लास्टिक रेंज, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया है, हमको कोई यील्ड स्ट्रेस नहीं मिला है और बहुत जल्दी ये टूट गया, बहुत जल्दी इसलिए टूट गया कि इसका प्लास्टिक रेंज बहुत कम है। तो इसका स्पेसिफिक यील्ड स्ट्रेस नहीं होता। जो स्पेसिफिक यील्ड स्ट्रेस इज नॉट वेल डिफाइंड। तब क्या करेंगे, इसका यील्ड स्ट्रेस लेने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करते हैं, स्ट्रेन में देखिए 0.2% स्ट्रेन रहेगा। इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं 0.002 स्ट्रेन। अब ये 2% स्ट्रेन किसका, टोटल स्ट्रेन का, टोटल जो स्ट्रेन दिया है उसका 2%, इसके 2%। यहां एक टेंजेंट बनाएंगे, देखिए इस जगह पर टेंजेंट बनाएंगे,
यहाँ एक टेंजेंट बना है इनिशियल, इसी के पैरेलल 0.2% जो स्ट्रेन है, इसी को और भी बोला जाता है प्रूफ स्ट्रेन, 0.2% प्रूफ स्ट्रेन। इसके पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, ये कर्व को जहां पर इंटरसेक्ट किया सपोज ए पर, उसको बोला जाएगा प्रूफ स्ट्रेस, और प्रूफ स्ट्रेस को ही यील्ड स्ट्रेस जैसे कंसीडर किया जाएगा। कौन से केस में? जब टॉर स्टील है। तो यहां पर जो हम प्रूफ स्ट्रेस है उसी को यील्ड स्ट्रेस जैसे कंसीडर करेंगे, उसी को यील्ड स्ट्रेस जैसे कंसीडर किया जाएगा। तो इसका प्लास्टिक रेंज बहुत कम है। अगर ब्रिटल मटेरियल होता तो नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन देता, लगभग ना के बराबर, तो इलास्टिक रेंज जैसे पार होता तुरंत वो टूट जाता। तो ऐसा किसके केस में होता? अगर वो केस किसका है? ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल मतलब प्लास्टिक जोन उसका है ही नहीं, ना के बराबर है, मतलब टूटने से पहले परमानेंट इलॉन्गेशन नहीं देगा। जैसे कि ईंट है, ईंट को अगर स्ट्रेस दिया जाए तो आप उसमें परमानेंट इलॉन्गेशन नहीं देख सकते हो। लगभग क्या होगा? इलास्टिक रेंज। देखो मटेरियल कैसा भी हो, कुछ ना कुछ इलास्टिक रेंज जरूर होता है। तो जैसे ही इलास्टिक रेंज पार हुआ, ये इसका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, यही कहीं पर आसपास में इलास्टिक होगा, ये भी बहुत पास में होगा। जैसे ही वो पार हुआ, ये सीधा पर यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। इसका मतलब परमानेंट इलॉन्गेशन का इसमें कोई रेंज ही नहीं है, क्योंकि परमानेंट इलॉन्गेशन ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है? लगभग नेग्लिजिबल होता है। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।